So now, motion of thanks will take Sri Anurag Singh Thakur to move the motion and then speak. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं राष्ट्रपति जी के सेवा में निम्नलिखित शब्दों में समावेदन प्रस्तुत कर रहा हूं कि इस सत्र में संवेद लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 23 फरवरी 2015 को एक साथ संवेद सदन के दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने मुझे राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लाने के लिए समय दिया है, और मैं अपनी पार्टी का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने आज मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया है। 14वीं, 15वीं और अब 16वीं लोकसभा में कई बार राष्ट्रपति अभिभाषण सुनने को मिला और बहुत सारी बातें अलग अलग सरकारों की सुनने को, जानने को और देश के सामने रखने को मिली। मैं अपनी बात रखने से पहले चाणक्य की उस बात को कहना चाहूँगा जिन्होंने कहा था कि कोई भी काम शुरू करने से पहले अपने आप से 3 सवाल पूछें। मैं क्या कर रहा हूँ, इसका परिणाम क्या होगा, क्या मैं सफल हो पाऊँगा, और आप इसका सही उत्तर तभी पा पाएंगे जब आप गहराई से इसके बारे में सोचेंगे। 2014 में भी देश के सामने एक ऐसा समय आया कि देश में उस समय भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और तरह तरह की समस्याएं सामने थी, लेकिन आशा की किरण इस देश की महान जनता ने आदरणीय मोदी जी में देखी, और 2014 के लोकसभा के चुनाव में 30 वर्षों के बाद किसी एक राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत मिला तो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को मिला। लोगों ने धर्म और जाति से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया, और जो आशा हमारी पार्टी से हिंदुस्तान की महान जनता को है, पिछले 9 महीनों में हमारे कामकाज को देखकर ये स्पष्ट दिखता है कि हम उनकी आशाओं आकांक्षाओं पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास किया है। पिछली सरकार में शायद कहीं ना कहीं जनता के साथ संवाद की कमी थी, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आते ही उस कमी को पूरा करने का प्रयास किया। जो एक दूरी नज़र आती थी जनता और सरकार के बीच में, वो उन्होंने अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से mygovernment.in से देश के सामने लोगों को अपनी बात और प्रधानमंत्री जी और सरकार से जुड़ने का अवसर दिया। शायद इस देश के लोग और हमारी पीढ़ी रेडियो को भूल चुकी थी, लेकिन वो भी एक माध्यम बनाया गया देश की जनता से बात करने का। आज अगर भारत में लोगों से जुड़ने के लिए या सबसे सफल कार्यक्रम कोई रेडियो पर देखा जाए तो मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने उसकी भी शुरुआत की। और केवल प्रधानमंत्री जी नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति भी आए तो उन्होंने भारत की जनता के साथ अपनी बात रखने का एक बहुत बड़ी शुरुआत वहाँ पर भी की गई। हमारी सरकार के सामने सबसे बड़ा जो एक चुनौती थी कि जो भारत की छवि बन गई थी पिछले कुछ वर्षों में, उसको कैसे बदला जाए। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लगातार जिस तरह से भारत के हालात बनते चले जा रहे थे, देश को बचाने के लिए देश के सामने सरकार का अच्छा काम करना बहुत ज़रूरी था। और सत्ता में आते ही जिस बात के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी जाने जाते थे, गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट मॉडल के लिए, सुशासन और विकास की राजनीति के लिए, वो गुजरात में कई वर्षों में करने के बाद देश को भी उसका लाभ मिले, वो जिस तरह से देश की जनता ने सोचा था उसी तरह से
माननीय प्रधानमंत्री जी ने करने का प्रयास किया। सबसे बड़ी ज़रूरत थी छवि को बदलने की, सोच को बदलने की। मैं तो यही कहना चाहूँगा, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे, मंजिल पाना हो तो किश्तियाँ मत बदलना, दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। 67 वर्षों में हिंदुस्तान की गरीब जनता, आधे से ज़्यादा आबादी, परिवार, उनके बैंक खाते तक नहीं थे। अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ने का उनके पास कोई चारा तक नहीं था। और शायद जो सपने उनको आज़ादी के समय दिखाए गए, उनको 67 वर्षों में पूरा नहीं किया गया। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने जब निर्धनता उन्मूलन के लिए वित्तीय समावेश की बात कही, तब शायद हम में से अधिकतर लोग समझ नहीं पाए। लेकिन चंद ही दिनों में जब प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई और मात्र 6 महीने का लक्ष्य रखा गया, तब भी शायद लोगों को लगता था कि क्या ये हो पाएगा, क्या ये संभव होगा। लेकिन 6 महीने भी शायद उसके लिए ज़्यादा समय था। हमारी सरकार ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 6 महीने से कम समय में 13.2 करोड़ बैंक नए खाते खोलकर लगभग हर परिवार को हिंदुस्तान में बैंक के साथ जोड़ा है। 11.5 करोड़ से ज़्यादा रुपए डेबिट कार्ड दिए गए। और जो बैंकों को एक चिंता थी कि कहीं उन बैंक खातों में कुछ जमा नहीं होगा, हालांकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कोई पैसा भी जमा नहीं होगा तब भी आप बैंक खाता खुलवा सकते हो, आपको किसी की गारंटी की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद हिंदुस्तान की महान जनता ने प्रधानमंत्री जी पर विश्वास रखते हुए बैंक खाते भी खुलवाए और उसमें 11,000 करोड़ रुपए पिछले 6 महीनों में जमा हुए। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो शायद दुनिया में कोई देश सोच नहीं सकता था। हमारी सरकार ने मात्र 6 महीने के कार्यकाल में करके दिखाया है। यही नहीं, मैं बैंक के अधिकारियों को भी आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने दिन रात एक करके इस काम को पूरा किया है। वित्त मंत्रालय के लोगों ने और माननीय प्रधानमंत्री जी को सोच को आगे बढ़ाकर उस लक्ष्य को पूरा किया है। जो 60 साल में नहीं हो पाया, वो हमने 6 महीने में कर दिखाया है। शायद इसी के लिए माननीय मोदी जी को जाना जाता है। देश की गरीब जनता, आज़ादी के समय के बाद लगता था अंग्रेज चले गए, शायद अब सर ढकने के लिए छत मिल जाएगी, अपना घर मिल जाएगा। 67 वर्षों में भी उनको सर ढकने के लिए छत या घर नहीं मिल पाया। और शायद इसी कमी को लेकर बहुत सरकारें आई चली गई, बड़े बड़े वायदे होते गए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, यानी कि हम अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ जब मनाएंगे तो हिंदुस्तान के हर परिवार के पास अपना घर होगा और इस सपने को भी हम पूरा करके दिखाएंगे। मित्रों, आखिर वो गरीब जो सपना घर बनाने का देखता है, जब मेरा कोई मित्र दूसरी तरफ से कहता है कि पैसा कहाँ से आएगा, चिंता मत कीजिए, पैसे की कमी गरीब के घर के लिए नहीं आने देंगे, एक एक व्यक्ति को घर बनाकर देगी तो मोदी सरकार बनाकर। और हम इसको पूरी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं। जब हम इसको पूरी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं, आपके घर से आएगा वापस। और हमने राज्य की सरकारों को भी आवास कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए कहा है। FDI को उदार बनाया है, हाउसिंग लोन में कर संबंधी प्रोत्साहन में बढ़ोतरी दी है। शायद इससे आपको जानकारी मिल जाएगी इससे क्या क्या लाभ मिलने वाला है। और मैं कहना चाहता हूं, हमने 2022 तक कहा है, जो 67 वर्षों में नहीं कर पाए वो 7 वर्षों में कर दिखाएंगे, इस बात का विश्वास दिलाने आया। यही नहीं मित्रों, जब अपना घर होगा, अपना भारत मजबूत हो रहा होगा, तो वहीं पर स्वच्छ भारत का सपना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है,
वो एक स्कूल के बच्चे से लेकर आज एक सांसद तक उसको अपना संकल्प बनाकर चला हुआ है। फ्रॉम अ चाइल्ड टू अ सेलिब्रिटी टू अ कॉमन मैन, everyone has acknowledged it, appreciated it, and has pledged to work for the Clean India mission. और मुझे लगता है ये देश में पहली बार हुआ जब किसी प्रधानमंत्री ने अपने देश को साफ रखने के लिए अपने हाथ में झाड़ू भी उठाया, एक बार नहीं कई बार उठाया और देश को साफ करने का प्रयास किया। शायद बहुत सारे लोग तो उस समय भी उंगली उठाते थे, आपको भी वो उस समय भी उठाते थे कि आखिरकार इससे क्या होगा। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने स्कूल के बच्चों से बात की तो आपको इस बात की जानकर प्रसन्नता होगी, शायद बड़े बुजुर्गों में उतना बदलाव नहीं आया, लेकिन आज के बच्चे देश को बदलने के लिए तैयार हो गए हैं। वो अपने माँ बाप को भी रोकते हैं और अपने देश को साफ सुथरा रखने के लिए तैयार हुए हैं। यही नहीं मित्रों, जब स्मृति ईरानी जी ने सभी सांसदों को चिट्ठी लिखी कि हमें अपने हर स्कूल में बच्चों के लिए शौचालय बनाने हैं और बेटी के लिए विशेष तौर पर बनाना है, मुझे सदन में खड़े होते हुए ये कहते हुए प्रसन्नता होती है, पूरे देश में मेरा हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर पिछले 5 वर्षों में मैंने अपने हर स्कूल में शौचालय की सुविधा बनाकर दी है। और मुझे आशा है 15 अगस्त 2015 तक हर स्कूल में जो शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो हम पिछले 60 वर्षों में नहीं कर पाए, वो हम इकट्ठे मिलकर अगले 6 महीने में करके देंगे। इस बात का भी मैं आप सबसे आश्वासन चाहता हूँ। ये एक बैच जो मैं यहाँ पर लगा कर खड़ा हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? माननीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा के ही एक शहर से इस प्रोग्राम की शुरुआत की और ये लड़ाई जो हमें कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ लड़नी है कि इस हत्या को रोका जाए, बेटी को पैदा होने का अवसर दिया जाए, बेटी को अच्छी शिक्षा दी जाए, बेटी को समाज में वो सभी सुविधाएं दी जाए जिसकी वो हकदार है। इस सोच को बदलने की ज़रूरत है और सोच बदलने की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दी है। और जो इस देश में कुछ लोग 67 वर्षों के बाद भी आज़ाद भारत में महिलाओं को कमज़ोर समझते हैं, मैं कहना चाहता हूँ, सोचो ना समझो लाचार है औरत, ज़रूरत पड़े तो तलवार है औरत, माँ है बहन है पत्नी है, हर जिम्मेदारी के लिए तैयार है औरत, हर जिम्मेदारी के लिए तैयार है औरत। ज़रूरत है तो केवल एक अवसर देने की और हमारी सरकार वो अवसर दे रही है। सुकन्या समृद्धि खाता एक लघु बचत योजना हमारी सरकार शुरू करने जा रही है। इससे बच्चियों को ना केवल उनके जीवन में समृद्धि लाने के लिए बल्कि अच्छी शिक्षा हो और बेटी को आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिले, तो मुझे पूर्ण आशा है इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश भर की बेटियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। यही नहीं मित्रों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस विस्तार से ऊर्जा की ज़रूरतों का जिक्र किया, उसने देश को नई ऊर्जा दी है। कल्पना कीजिए, ऊर्जा के 7 घोड़ों पर सवार बिजली जब सबकी पहुंच में होगी तो क्या नज़ारा होगा। प्रयास आरंभ हो चुके हैं। कई बार सोचता हूं कि पहली सरकार और हम में अंतर क्या है। फ़र्क है मित्रों, इनकी सोच मेगावाट तक सीमित थी, हम गीगावाट के लिए प्रयासरत हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, 67 वर्षों के बाद भी आज लगभग 28 करोड़ लोग, यानी कि 5.5 करोड़ से ज़्यादा परिवार बिजली के बिना रहते हैं, उनके घरों में बिजली नहीं है। देश भर में लोड शेडिंग, पावर कट, ये आम समस्याएं हर राज्य की बन गई हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई पर प्रभाव पड़ता है, युवाओं के लिए रोजगार नहीं होते क्योंकि उद्योग 24 घंटे नहीं चल पाते, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर फर्क पड़ता है। और हमारी सरकार ने
इसीलिए प्रयास किया है कि 24/7 यानी कि लगातार 24 घंटे बिजली सातों दिन 365 दिन देश में मिले, उसके लिए हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है। और उसी दिशा में जो हमने काम किया है उसके कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। थर्मल बेस्ड जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है, जून 2013 से लेकर 2014 तक 15.8% उसमें वृद्धि हुई है। कोयला उत्पादन जून से नवंबर 2013 से लेकर जून नवंबर 2014 के बीच में 8.4% की वृद्धि हुई है और कुल मिलाकर 50% हमारी कैपेसिटी में बढ़ोतरी हुई है। अभी भी अगर आप देखें कोयले का आवंटन जो पिछली सरकार के समय हुआ था, इस सदन और सदन के बाहर उस पर बहुत सारी चर्चा हुई, बड़े घोटाले के रूप में उसको देखा गया, लेकिन तब ये कहकर मजाक में टाल दिया जाता था कि जीरो लॉस हुआ है। मित्रों, 200 सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब ये कोल आवंटन रद्द हुए तो 204 ब्लॉक्स को आवंटित करने के लिए हमने ई ऑक्शन का एक पारदर्शी तरीके का, ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी इसमें ऑक्शन हो, हमारी सरकार ने जिस पारदर्शी ढंग से इस ऑक्शन को अपनाया उसके नतीजे आप सबके सामने हैं। मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं, 204 में से केवल 18 अभी तक कोल ब्लॉक्स आवंटन हुए हैं, जो ऑक्शन हुए हैं, उसमें से 1,02,000 करोड़ रुपया अब तक हमने इकट्ठा किया है। 204 माननीय अध्यक्ष जी, 204 कोल ब्लॉक्स में से मात्र अभी 18 की ई ऑक्शन हुई है और उसमें से भी 1.2 लाख करोड़ रुपीस अब तक इकट्ठे हुए हैं। अब मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। पिछली बार जब बांटे गए थे तो उसमें देश को कितना नुकसान हुआ था। हमने देश का लुटा हुआ खजाना आज वापस देश के वापस लेकर आए। और जब घर की चिंता छोड़ दीजिए, अगर 204 में से 18 1.2 लाख करोड़ ला सकते हैं तो जब पूरे 204 बट जाएंगे तो सोचिए कितने लाख करोड़ आएंगे। हर घर में बिजली भी आएगी और हर घर बनाने के लिए पैसा भी आएगा। और यही नहीं, इससे हमारी जो फ्यूल कॉस्ट है उसमें भी कमी आएगी और 37,000 करोड़ तक उसमें कमी आएगी। इसका सीधा सीधा लाभ पूर्वी राज्यों को मिलेगा। उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को इसका सीधे तौर पर लाभ मिलने वाला है। अगर आप कुल मिलाकर देखें तो अलग अलग राज्यों में उड़ीसा को अब तक 515 करोड़, मध्य प्रदेश को 35,000 करोड़, 35,588 करोड़, पश्चिम बंगाल को 11,203 करोड़, महाराष्ट्र में 1,602 करोड़, झारखंड में 12,622 करोड़, छत्तीसगढ़ में 47,553 करोड़ रुपया और कुल मिलाकर 1,09,084 करोड़ रुपए अब तक इकट्ठे हुए। और इसमें पावर टैरिफ में कंसेशन क्या होगा, वो भी लगभग 37,000 करोड़ होगा। आप अंदाजा लगाइए, बिजली सस्ती भी मिलेगी, 24 घंटे भी मिलेगी और देश का खजाना जो कल तक लुट गया था, जो कोयले का खदान थे, आज वो सोने के खदानों से ज़्यादा महंगी बिक रही लग रही हैं। ये किया है तो मोदी सरकार ने किया है। सही मायने में अच्छे दिन आ गए हैं। यही नहीं मित्रों, मेरे भाई हरियाणा से कह रहे हैं काफ़ी वर्ष वहाँ पर रहे लेकिन वहाँ पर 24 घंटे बिजली मिल नहीं पाई, लेकिन हम आकर 24 घंटे बिजली देंगे। ये जो 37 प्रचालित खदान, 24/7 की बात करिए। इससे कोयलों की खदानों का उत्पादन बढ़ेगा, आयात बिल घटेगा, विदेशी मुद्रा भंडार सुदृढ़ होगा और कोयला उपकर का संग्रह बढ़ेगा, जिसका उपयोग स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और गंगा के
कार्यकलाप के लिए किया जाएगा। इसके अतिरिक्त भारत के विनिर्माण की नई गति मिलेगी, आर्थिक वृद्धि की प्रेरणा मिलेगी और स्टैंडर्ड विद्युत संयंत्रों की अनेक समस्याओं का समाधान होगा और बैंकों के एनपीए अकाउंट्स में भी कमी आएगी। यानी कि एक काम में आपने पारदर्शिता लाई, देश के खजाने में वृद्धि हुई, बिजली 24 घंटे मिलने की शुरुआत होगी और साथ ही साथ रोजगार भी मिलेगा। अच्छे काम अच्छे मन से किए जाएं तो उसके अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं और वो अच्छे दिन भी लाते हैं, इससे पता चलता है। अगर आप बार बार ऐसे कहेंगे तो मैं यही कहूँगा, अभी ना पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। ना हारे हैं ना हारेंगे कभी, ये किसी से नहीं खुद से वादा किया है। मित्रों, भारत गांव में बसता है और हम में से अधिकतर सांसद गांव से चुनकर आते हैं। मनरेगा की बात कई बार यहां पर की गई। हमारी सरकार ने प्रयास किया है कि कृषि का आधारभूत ढांचा सुदृढ़ करने के लिए मनरेगा का भी सदुपयोग किया जाए और 60% आधारभूत ढांचा इसके माध्यम से वहां पर खड़ा हो पाए। गांव में रहने वाले किसान के बेटे को प्रशिक्षण कैसे दिया जाए, तो हमने हुनरमंद भारत यानी कि स्किल इंडिया कैंपेन के अंतर्गत प्रशिक्षण देने का एक शुरुआत की है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत और इसी के माध्यम से गांव के लिए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की शुरुआत भी हमने गांव के लिए की है। गांव के बारे में हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और ये इसी बात से पता चलता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत में ही कहा था कि हर सांसद को आदर्श ग्राम योजना के साथ जुड़ना होगा। मैंने तो अपने लोकसभा क्षेत्र में गांव देहला को चुन लिया है। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने भी अपना अपना गांव चुन लिया होगा। जब हर सांसद एक एक गांव आदर्श गांव के रूप में बनाना शुरू करेगा, हर विधायक भी इसकी शुरुआत करेगा, जिला परिषद का सदस्य भी करेगा, हम यहां से शुरुआत करेंगे। हम देखिए, मुझे ये लगता था जब मैं गांव की बात करता हूं तो मेरे शहर से चुने जाने वाले मित्र भी कहेंगे कि हाँ, हिंदुस्तान के गांव में भी विकास होना चाहिए, सड़क पानी शिक्षा की सुविधा होनी चाहिए। जो प्रधानमंत्री जी की सोच है उसको पूरा करना चाहिए, देश के हर गांव को आदर्श बनाना चाहिए। मैं आपका सहयोग मांगने आया हूं, आशा करता हूं आप सहयोग करेंगे। अरे पैसा आता है, सोच अच्छी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी सही सोच के साथ चले हैं, हम उनके साथ चलेंगे और देश में आदर्श गांव का निर्माण करके दिखाएंगे। मित्रों, यही नहीं, इससे जो पलायन होता है, गांव का युवा, गांव का नौजवान जब पढ़ लिखने के बाद पलायन करता है, शहर में नौकरी ढूंढने के लिए आता है, तो इस पलायन पर भी रोक लगेगी। जब उसके अपने गांव में सुविधा होगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी, सड़क पानी सुविधा मिलेगी, रोजगार के अवसर होंगे, उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो निश्चित तौर पर बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो पाएगा। और यही नहीं मित्रों, हमारी सरकार का तो हमने शुरू में ही कहा था, सबका साथ सबका विकास। आप निश्चिंत रहिए, जब सबका साथ सबका विकास की बात की जाती है तो आपके सबके लोकसभा क्षेत्र में भरपूर विकास होगा। और हमारी सरकार का मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, इसी नारे पर हम काम करते हैं। ये हमारी कार्य पद्धति है और शायद इसीलिए आज मैं यहाँ पर खड़ा होकर गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमारी सरकारें, चाहे गुजरात की हो, मध्य प्रदेश की हो, छत्तीसगढ़ की, किसी और राज्य की हो, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहाँ पर आदरणीय मोदी जी ने शुरुआत की थी आज से 12 साल पहले, कृषि के क्षेत्र में भी 12% से ज़्यादा विकास दर, और वो लगातार 10 वर्षों तक वो होती रही। उसको देखकर मध्य प्रदेश आगे बढ़ा, छत्तीसगढ़ आगे बढ़ा और मध्य प्रदेश तो 18% से ज़्यादा आगे निकल गया।
आइए इकट्ठे मिलकर अपने अपने राज्यों में शुरुआत करें, किसानों को संपन्न करें, गांव को आदर्श बनाने का प्रयास करें, तो उससे लाभ गांव में रहने वाले किसान को मिल पाएगा। और यही नहीं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम गांव को जोड़ना चाहते हैं। डिजिटल इंडिया मिशन ये कोई छोटा प्रोग्राम नहीं है। 2.5 लाख गांव को पहले चरण में इसके जोड़ा जाएगा और हमारी सरकार इसके लिए पूरी ताकत के साथ लगी हुई है। आप अंदाजा लगाइए, गांव में रहने वाला व्यक्ति जब बीमार होता है और वो पीएचसी पर जाता है और डॉक्टर वहां पर उपलब्ध नहीं होता तो उसकी क्या हालत होती होगी। बहुत सारे लोग मेरे और आपके क्षेत्र में बड़े अस्पताल तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देते हैं, उनकी हालत क्या होती होगी। एक गर्भवती महिला अपने पेट में एक बच्चे को जन्म देने का इंतजार कर रही होती है, कभी बच्चा पेट में मर जाता है, कभी हमारी बहन गर्भवती बहन उसकी मृत्यु हो जाती है। क्या हम नहीं चाहते वो सब? आखिरकार अगर हमें अपने गांव में स्वास्थ्य की सुविधाओं को बनाना है, शिक्षा की सुविधाओं को अच्छा करना है, तो इकट्ठे मिलकर करना होगा। आप अपना पक्ष रखिए, मैं अपना पक्ष रखूंगा। डिजिटल इंडिया के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या होगा? ई लर्निंग, ई गवर्नेंस, ई फार्मिंग, ई मेडिसिन क्यों नहीं हो सकता? जब एक किसान को रियल टाइम डाटा मिलेगा और वो ये कहेगा कि किस समय पर किस चीज की खेती करनी है, कौन सा बीज बोना है, मार्केट में किस प्रोडक्ट की क्या कीमत मिलने वाली है, कब यहां से सामान निकालना है, मार्केट लिंकेज प्रॉपर होगी, तो निश्चित तौर पर टेक्नोलॉजी का भी वहां पर लाभ होगा। जब गांव में पढ़ने वाले विद्यार्थी को स्कूल में टीचर नहीं होते और वर्चुअल क्लासरूम्स के माध्यम से हम उसको अच्छे शिक्षक के माध्यम से गांव के पिछड़े से पिछड़े क्षेत्र में रहने वाले बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे, तो निश्चित तौर पर गांव में पढ़ने वाला बच्चा भी शहर के साथ पढ़ने वाले बच्चे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसको चुनौती दे सकेगा। जब हम ई गवर्नेंस की बात करते हैं और ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, तो शायद आज विपक्ष में बैठे लोगों को चुभता होगा, लेकिन हम पारदर्शिता में विश्वास रखते हैं और ई ऑक्शन इसका सबसे बड़ा नमूना है, जिसने 1,09,000 करोड़ रुपये उसमें इकट्ठा करके दिया है। ये सब एक एक करके जब होगा डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत, ये सबका लाभ मिलने वाला है और मुझे लगता है आप हमें इसका सहयोग देंगे। mygov.in ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इस पर देश के लोग अपनी बात प्रधानमंत्री जी के सामने रखते हैं, मंत्रियों के सामने रखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे, प्रधानमंत्री जन धन योजना, नीति आयोग जैसे कार्यक्रमों के लिए देश भर के लोगों ने अपने विचार रखे हैं और मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा लाभ जो टेक्नोलॉजी का एक देश में मिलता है, हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। अगर भारत को नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनाना है तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमें सुदृढ़ और करना होगा, टेक्नोलॉजी का लाभ उठाना होगा और कहीं ना कहीं जो हम पिछले 67 वर्षों में कमी देखते रहे हैं, उस कमी को पूरा करना होगा। मुझे आज खुशी इस बात की यहां खड़े होकर कहते हैं कि जो पिछले 10 वर्षों में विकास दर लगातार गिरती चली जा रही थी। अटल जी 1998 में आए तो 3.8% से लेकर 8.2% पर विकास दर छोड़कर गए। पिछली यूपीए सरकार उसको 4.5% पर लाकर खड़ा कर दिया। आज मैं यहां पर खड़ा होकर कहता हूं 9 महीनों के अंदर 7.4% पर हमने विकास दर को लाकर खड़ा किया। महंगाई दर, मित्रों, महंगाई दर जो लगातार पिछले 10 वर्षों में आप कम नहीं कर पाए, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं। महंगाई दर सबसे कम हुई है तो हमारी सरकार ने 9 महीनों के अंदर करके दिखाई। आखिर ये क्यों हुआ? आखिर यही तो अच्छे दिनों की शुरुआत है कि नहीं है? अगर विकास दर बढ़ रही है, महंगाई दर कम हो रही है और फूड इन्फ्लेशन तो सबसे कम है। फूड इन्फ्लेशन इज एट रिकॉर्ड लो। अगर इतना कम फूड इन्फ्लेशन है तो अपने आप में पता चलता है कि कितनी महंगाई कम हुई है। पूंजी बाजार की बात की जाए, जो पूंजी बाजार एक संकेत देता है कि आखिर सरकार के आने के बाद बाजार का सेंटीमेंट क्या है,
तो जिस दिन से मोदी जी आपने शपथ ली है, बाजार का सेंटिमेंट बहुत अच्छा है और पूंजी बाजार ऊंचाई के स्तर पर लगातार चल रहा है। इस देश में मित्रों, ये जो बार बार छिटाकशी करते हैं, मैं उनको यही कहना चाहता हूं, चांद का दाग देखने वालों, अपने दामन के दाग भी देखो। और यही नहीं, जो दुनिया भर की कंपनियां यहां पर आई थी, वो आपने पिछले 10 वर्षों में उनको चलता कर दिया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वॉज नॉट देयर इन द कंट्री। काम करने की सरलता यहां पर बिल्कुल नहीं थी। भ्रष्टाचार का बोलबाला था। अब कौन कौन से टैक्स किस किस मंत्रालय में लगते थे, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। फाइल आगे नहीं बढ़ती थी, वो हमने नहीं कहा, आपकी ही एक पूर्व मंत्री ने आपके ही एक नेता का नाम लिया है। अब वो नेता है या नहीं है, बैठ के सोच रहे हैं। अब ये चिंतन आपको करना है। चिंता उस समय देश को होती थी, चिंतन करना आपकी जरूरत है, आपको करना चाहिए। जब आपकी पूर्व मंत्री इस तरह की बात करती हैं, तो देश की जनता जानना चाहती है आखिर कौन व्यक्ति उस समय किस तरह का टैक्स लगाया करता था ताकि फाइल आगे मूव करे, आगे बढ़े और देश विदेशी कंपनियां वापस चली जाती थी। हिंदुस्तान की कंपनियां भी विदेश में पैसा लगाने पर मजबूर हो जाती थी। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स एक और दुविधा थी। आपके एक निर्णय के कारण पूरी दुनिया भर में भारत की छवि बदली। यह किसी भी नई सरकार के लिए बहुत बड़ा कदम था या मुश्किल कदम था कि आखिरकार हाई कोर्ट की जजमेंट के बाद उसको चुनौती दें या ना दें, लेकिन हिंदुस्तान में निवेश आए, दुनिया भर की नजरें हिंदुस्तान की तरफ हो, हिंदुस्तान को एग्रेसिवली प्रमोट किया जाए कि यहां पर निवेश हो, रोजगार मिले, मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बल मिले। हमारी सरकार ने वो कदम भी उठाया और पूरी दुनिया को सही संदेश देने का प्रयास किया है। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। यही नहीं मित्रों, यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किसी भी सम्मेलन पर माननीय प्रधानमंत्री जी गए हों, वहां पर भारत की अमिट छाप छोड़कर आए। चाहे काले धन का विषय हो, हमने हिंदुस्तान की जनता से वायदा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो विदेशों में पड़ा काला धन वापस लेकर आएंगे। हमारी प्रतिबद्धता इससे नजर आती है कि सत्ता में आते शपथ लेने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में एसआईटी का गठन करके काला धन वापस लाने का प्रयास हमने शुरू कर दिया है, उसकी शुरुआत कर दी है। और यही नहीं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी मित्रों, मैं चाहूंगा कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि टोका टोकी ना करें। मैं तो यही कहूंगा, आओ एक दूसरे का गम बांटें, कुछ हमारी सुनो, कुछ अपनी कहो। आपको भी अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा। हमने काले धन की बात देश के अंदर एसआईटी का गठन करके की है। सुप्रीम कोर्ट उस पर नजर रखे हुए है और लगातार जितनी तेजी के साथ हमने काम किया है, काश आपने पिछले 10 वर्षों में किया होता तो आज वो सारा पैसा हिंदुस्तान में वापस आ गया होता। 60 वर्षों का निपटा हुआ, कम से कम 6 वर्ष का लगेगा लाने में ना। और यही नहीं, हिंदुस्तान मोदी जी की सरकार के प्रयासों ने विश्व में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं को मान्यता दी है। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में प्रधानमंत्री के आह्वान पर ठीक 75 दिन में संयुक्त राष्ट्र ने 11 दिसंबर 2014 को 193 देशों में से रिकॉर्ड 177 सह समर्थकों के साथ 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। मैं चाहूँगा और मैं अपनी ओर से और आदरणीय अध्यक्ष जी आपकी ओर से, पूरे सदन की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत 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 आभार प्रकट करता हूँ। शायद जिस सोच के साथ प्रधानमंत्री जी ने
भारत की उस खराब छवि को बदलने का प्रयास किया, उसमें हमें बहुत सफलता मिली है। जो दाग भ्रष्टाचार के भारत के ऊपर लगे थे, पॉलिसी पैरालिसिस था, इनडिसाइसिवनेस थी, निर्णय लेने की पुरानी सरकार में क्षमता नहीं थी, और लगातार हिंदुस्तान की जनता आपसे मुक्ति चाहती थी। शायद जो अच्छे दिनों की बात हमने कही थी, लोग कहते थे बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, वो सही मायने में पिछले 9 महीनों में देखने को मिला है, जब महंगाई धरातल पर है और विकास दर लगातार बढ़ रही है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बल मिल रहा है और स्किल इंडिया कैंपेन को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। यही नहीं, अगर आप खेलों की बात देखें तो पंडित मदन मोहन मालवीय शिक्षण और प्रशिक्षण प्रोग्राम राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत उसकी शुरुआत की गई है। वैज्ञानिक सोच को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, ताकि बच्चों में वैज्ञानिक सोच बढ़ सके, हम नई इनोवेशंस कर सकें, और शायद ये सोच अगर पहले कभी होती तो इसमें और बल मिलता। और यही नहीं, हमारे दूरदराज क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए उत्तर पूर्व क्षेत्र के विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान देते हुए ईशान विकास और ईशान उदय नामक योजनाओं की शुरुआत की गई है। और जो खेलों में भारत और ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीते, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम की शुरुआत की गई है। 100 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड बनाया गया है। नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत ओलंपिक्स 2016-2020 में हम ज़्यादा मेडल जीत सकें, इसमें कमेटी का गठन किया गया है और उसमें भी 75 से ज़्यादा खिलाड़ियों को 2016 के लिए चुन लिया गया है, ताकि 2016 के ओलंपिक्स में भी हम मेडल जीत सकें और 2020 के लिए भी हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें। लक्ष्य ओलंपिक पोडियम जो है, यहाँ पर बार बार मैं बात कह रहा हूँ, छोटे बच्चों पर कैसे ध्यान दिया जाए, इसलिए टैलेंट रिसर्च प्रोग्राम, उसकी भी सोच अगर किसी ने रखी है, ताकि 8 साल से 12 साल के बच्चों को कैच देम यंग, यानी कि युवावस्था में उनको पकड़कर जिनमें टैलेंट है उनको प्रशिक्षण दिया जाए किशोरावस्था में, और उनको चुनकर उनको प्रशिक्षण दिया जाए और वो भारत के लिए मेडल जीत सके। उसकी शुरुआत भी हमारी सरकार ने की है। हुनर है तो कल्याण है, ये बहुत ज़रूरी है। हिंदुस्तान में अधिकतर कंपनियों में देखा जाए तो लाखों पद रिक्त पड़े हैं, लेकिन करोड़ों नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, हाथ में डिग्री लेकर घूम रहे हैं। शायद हमारे एजुकेशन में और हमारी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट में थोड़ा अंतर है। जो पढ़ाया जाता है शायद वो इंडस्ट्री की डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं है। स्किल डेवलपमेंट कैसे की जाए, इंडस्ट्री के अनुसार उसको कैसे तैयार किया जाए, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से हो या शहरी क्षेत्र से हो, उसके लिए भी हमारी सरकार ने ना केवल एक नए मंत्रालय का गठन किया है, बल्कि उसके अंतर्गत पूरे देश भर में करोड़ों नौजवानों को प्रशिक्षण देने की एक नई शुरुआत की है। मैं देश भर के युवाओं की ओर से प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, जब किसानों की बात आती है तब हम में से बहुत सारे लोगों ने पिछले 2 सत्रों में सूखे पर और बाढ़ पर कई घंटों तक चर्चा की, लेकिन शायद इस 63 वर्षों में किसी ने सोचा होगा कि आज भी हमारे देश का किसान मौसम पर, बारिश पर और भगवान भरोसे क्यों रहता है। क्योंकि उसके खेत तक सिंचाई की सुविधा नहीं है, पाइपलाइन नहीं पहुंचती है, ड्रिप इरिगेशन की सुविधा नहीं है। और शायद गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है, वाटर हार्वेस्टिंग जो करके दिखाई थी, कृषि में जो वृद्धि लाकर दी थी विकास दर में, उसका लाभ आज देश को मिल सकता है। और इसकी शुरुआत उन्होंने पहले सबसे की है, तो उसमें
सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम से शुरुआत की, जिसके लिए 500 करोड़ रुपए का कॉर्पस रखा गया है, और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की भी शुरुआत की है ताकि किसान के खेत तक सिंचाई योजना के माध्यम से पानी पहुंच सके। इसके लिए भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। सॉयल की जब तक गुणवत्ता नहीं पता लगेगी तब तक शायद संभव नहीं कि किस क्वालिटी की सॉयल से किस खेत में क्या किया जा सकता है। उसका लाभ भी हमारे देश के किसानों को मिलेगा और निश्चित तौर पर आने वाले वर्षों में इसका लाभ मिलने वाला है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम में एमएसएमईज का बहुत बड़ा सहयोग होता है। पूरे देश भर में करोड़ों लोगों को रोजगार देने वाले उद्योग, इसको भी बल देने के लिए हमारी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इसमें से 21 समूहों को कला कौशल और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए 965 गतिविधियों के जरिए प्रदान किए जा रहे हैं। और यही नहीं, देश के युवाओं को अच्छी शिक्षा के साथ साथ प्रशिक्षण, इस सब के चलते हमने जो काम किया है उससे देश को लाभ मिलेगा। मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले एक दो बातों पर और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आखिरकार मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए क्या क्या करना था, क्योंकि मेक इन इंडिया शायद इस सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया भर में होती है। लेकिन चर्चा तो वापस शुरू हो गई है, लोग आकर्षित भी होने शुरू हो गए हैं। ज़रूरत थी सबसे पहले छवि को बदलने की। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस ना लगाए जाएं, जीएसटी को लागू किया जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हिंदुस्तान में हो और 24 घंटे पावर सप्लाई हो ताकि उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा लग सके। स्किल्ड मैन पावर हम उद्योगों के लिए ला कर दें और इसके साथ साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में खड़ा करें। और दो बड़ी बातें और, भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो और सुशासन देश में आए, ये सब मेक इन इंडिया को सफल बनाएंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं, इन सब कामों पर हमारी सरकार ने काम शुरू कर दिया है और उसके नतीजे भी आपको देखने को मिल रहे हैं। शायद इसीलिए पूरी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। और बड़े बड़े उद्योगपतियों ने कहा है कि इस सरकार में जो सबसे बड़ी बात है कि ऊपर के स्तर पर चाहे प्रधानमंत्री हो, बड़े मंत्री हो, किसी से आज कोई उम्मीद नहीं करता कि कोई फाइल मूव करनी है तो कोई टैक्स देना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर आप वाला टैक्स हमने खत्म कर दिया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस शुरू कर दिया है। यही नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के मेरे मित्र और आंध्र प्रदेश के हमारे दोस्त भी यहाँ पर बैठे हैं। जो कश्मीर में घटा वो शायद हम सबके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, वो आपदा जो आई, और जो हुदहुद में भी हुआ वो भी बहुत बड़ी आपदा थी। लेकिन जिस तरह से आपदा आने के बाद प्रधानमंत्री जी स्वयं कश्मीर गए भी और वहां पर हमारी भारत की सेना ने जिस तरह से दिन रात एक करके काम किया है वो काबिले तारीफ है। वरना वहाँ हज़ारों लोगों की जान जा सकती थी। वो सरकार के कामकाज के कारण कश्मीर की जनता ने भी उसका, जम्मू कश्मीर की जनता ने भी उसका धन्यवाद किया है, आंध्र की जनता ने भी उसका धन्यवाद किया है, उड़ीसा की जनता ने भी उसका धन्यवाद किया है। अब कश्मीरी पंडितों की रिहैबिलिटेशन के लिए भी हमने 60,000 से अधिक कश्मीरी पंडित परिवारों के पुनर्वास का काम शुरू कर दिया है। उसके लिए भी मैं सभी कश्मीरी पंडितों की ओर से और सदन की ओर से प्रधानमंत्री जी आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। स्मार्ट सिटीज़ हमारे सरकार का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो जल्द ही शुरू होने वाला है, उसका भी लाभ भारत के 100 से ज़्यादा शहरों को मिलेगा। लेकिन 100 स्मार्ट सिटीज़ को देखकर कई और सिटीज़ स्मार्ट होंगी और उनकी सुविधाएं भी बढ़ेंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से ये सरकार ने 9 महीने में काम किया है, अभी तो ये शुरुआत है मित्रों, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, हम सबको अपना अपना योगदान देना है। जब भगवान राम सेतु का निर्माण कर रहे थे तब एक गिलहरी भी अपने दोनों हाथों से मिट्टी उठाकर वहाँ पर जाकर डालती थी। भगवान राम ने पूछा कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत क्यों है?
उन्होंने कहा मुझे भी रामकाज करना है, मुझे भी अपना योगदान देना है। इस देश को मजबूत भारत बनाने के लिए, एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत बनाने के लिए हम सबको अपने अपनी ओर से रामकाज करना है। 125 करोड़ की जनता के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है। और मैं यही कहना चाहता हूँ, ये सरकार किसानों की है, गरीबों की है, नौजवानों की है, पिछड़ों की है, मजदूरों की है, ये किसान अल्पसंख्यकों की है और इन सभी के काम करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। आपने मुझे राष्ट्रपति जी के भाषण पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। श्री निशिकांत दुबे।